नमस्कार, स्वागत है आपका 18 और स्वदेश पर। आप देख रहे हैं मिड कैप शेयरों पर हमारा ये खास शो मिड कैप मसाला और आपके साथ मैं हूं अभिषेक सत्यव्रतम। बाजार में लगातार तीसरे सत्र में तेजी है। 2 दिनों की थोड़ी थोड़ी तेजी के बाद आज माहौल थोड़ा सा गर्म हो रहा है क्योंकि ग्लोबल क्यूज बाजार के लिए अच्छे हैं। अमेरिका में अच्छी तेजी दिखी है। कोर सीपीआई के आंकड़े वहां पर घट के आए थे और इसके चलते बाजार में थोड़ा सा उत्साह का माहौल है। आज ग्लोबली सभी बाजारों का मूड अच्छा था और उसी तर्ज पर भारतीय बाजार भी रेट करते हुए दिखाई दे रहे हैं। इंश्योरेंस शेयरों में आज बढ़िया तेजी है क्योंकि एचडीएफसी लाइफ के नतीजे अच्छे आए थे। तो एचडीएफसी लाइफ के साथ साथ एसबीआई लाइफ भी आज निफ्टी के टॉप गेनर्स में शामिल है। लेकिन बाजार में सब कुछ अच्छा है ऐसा नहीं है। आप देखेंगे तो आज आईटी, फार्मा, एफएमसीजी ये जो 3 पैक है यहां से बाजार पर थोड़ा सा प्रेशर जरूर बना हुआ है। लेकिन निफ्टी बैंक 550 अंक ऊपर है और अपने गेंस को प्रोटेक्ट करने में पूरी तरह से कामयाब होता हुआ दिख रहा है। 49,300 के भी ऊपर जाकर कारोबार कर रहा है। तो 49,000 का क्रूशियल आंकड़ा निफ्टी बैंक ने पार किया है। एडवांस डिक्लाइन रेशियो अच्छा है। हर एक गिरने वाले शेयर के मुकाबले 3 से ज्यादा बढ़ने वाले शेयर इस वक्त बाजार में हैं। 600 शेयर कमजोर हैं और करीब करीब 1950 2,000 शेयर मजबूती के साथ कारोबार कर रहे हैं। और सेम रेशियो आपको ये एफएनओ के शेयरों में भी दिखेगा। 50 शेयर कमजोर, 55 शेयर और 158 शेयर मजबूती के साथ कारोबार कर रहे हैं। सवाल यह है कि क्या बाजार की चिंताएं अब दूर हो गई हैं? क्या यहां से आप बेहिचक तेजी की पोजीशन बाजार में ले सकते हैं? 23,300 पर तो निफ्टी आ गया है। कहां तक की विजिबिलिटी बाजार में हो गई है? ये सारे सवाल आपके मन में चल रहे होंगे। इनके जवाब अपने एक्सपर्ट से लेने की कोशिश करेंगे। लेकिन पहले ये देख लेते हैं कि मिड कैप वाला शो है तो मिड कैप का माहौल कैसा है, मूड कैसा है और कौन से शेयर आज एग्रेसिवली रिएक्ट कर रहे हैं, ऊपर की तरफ या फिर नीचे की तरफ। बढ़ने वाले गिरने वाले शेयरों की 3 तस्वीरें आपकी स्क्रीन पर लेकर आएंगे और उसके बाद हम आपको इंडेक्स का व्यू देंगे और अपने एक्सपर्ट से ट्रेडिंग वाले शेयर भी जानेंगे। तो रेलवे में रफ्तार है। बीएसएनएल से लेटर ऑफ अग्रीमेंट मिला है यानी कि एलओए। आरवीएनएल में तेजी है। रेल विकास निगम लिमिटेड में 3,622 करोड़ रुपए का कॉन्ट्रैक्ट मिला है। इसके चलते रफ्तार है और आरवीएनएल के साथ साथ आप देखेंगे तमाम शेयर रेलवे के दौड़ रहे हैं। बजट वाला भी ट्रेडर सामने खड़ा है। पेटीएम में हम देख रहे थे कि 800 रुपए के आसपास ये शेयर आया था, लेकिन 800 रुपए के स्तर के बाद फिर से इसमें रुझान लौटा है ट्रेडर्स का और निवेशकों का और ये शेयर 850 रुपए के ऊपर जाकर कारोबार कर रहा है। कल भी अच्छी तेजी थी, आज भी बढ़िया तेजी है पेटीएम में। एमके ग्लोबल की बुलिश रिपोर्ट आई है और लक्ष्य को 750 से बढ़ाकर कर दिया है 1,050 रुपए। 1,050 से ही ये गिरते गिरते शेयर 800 रुपए के आसपास आया था। करीब 24-25% के आसपास की एक तरफा फॉल आई थी पेटीएम के शेयर में। आदित्य बिरला फैशन एंड रिटेल लिमिटेड बोर्ड से प्रेफरेंशियल इशू को मंजूरी से इस शेयर में तेजी है। प्रेफरेंशियल इशू यानी कि जो मौजूदा निवेशक होते हैं उनको ही शेयर जारी किए जाते हैं और उसके जरिए पैसे जुटाए जाते हैं अतिरिक्त शेयर जारी करके। तो कंपनी $50 करोड़ जुटाने वाली है प्रेफरेंशियल इशू से और इसके चलते हम देख रहे हैं कि अब चूंकि ग्रोथ कैपिटल आएगा कंपनी में, शेयर में हम तेजी देख रहे हैं। तो ये 3 शेयर हैं, इन पर आगे हम चर्चा भी करेंगे। लेकिन अपने एक्सपर्ट को जोड़ते हैं, हमारे साथ जुड़ गए हैं कोटक सिक्योरिटीज के श्रीकांत चौहान जो कि हैं सीनियर वाइस प्रेसिडेंट। श्रीकांत जी, बहुत शुक्रिया आपका समय देने के लिए। स्वागत है आपका 18 और स्वदेश पर। सीधे चलिए शुरुआत करेंगे, इंडेक्स का व्यू लेंगे, लेकर आएंगे निफ्टी का 3 घंटे का ट्रेड। श्रीकांत जी, जैसी कि उम्मीद थी, जैसा गिफ्ट निफ्टी संकेत दे रहा था, शुरुआत आज बाजार ने अच्छी की। उसके बाद हल्की फुल्की वोलेटिलिटी के साथ करीब 100 अंकों के गेंस को प्रोटेक्ट करने में निफ्टी कामयाब है। क्या आपको लगता है कि बाजार की चिंताएं कम हो गई हैं? अगर कम हो गई हैं तो कितनी कम हो गई हैं? और क्या 23,300 पर आप नई खरीदारी करने की सलाह देंगे या फिर जिन्होंने लॉन्ग किया हुआ है वो स्टॉप लॉस लगा के होल्ड करें? या गुड आफ्टरनून अभिषेक जी। और देखिए, मुझे लगता है कि इस मार्केट में अगर पिछले 3 दिन के अगर टेक्निकल पैटर्न को देखें तो एक रेंज के अंदर ये मार्केट ट्रेड कर रहा था। मैं कहूंगा कि एक पॉज जैसा फॉर्मेशन बना था और एक बड़े ब्रेकडाउन के बाद भी जब मार्केट एक साइडवेज पैटर्न में कन्वर्ट हुआ था तो काफी क्लियर था कि एक इवेंट के लिए मार्केट रुका हुआ है। कल के दिन में जो इवेंट अनफोल्ड हुआ है सीपीआई इन्फ्लेशन यूएस का, उसके बाद हमें लग रहा था कि आज शायद मार्केट 23,400 के लेवल्स को क्रॉस कर लेगा, लेकिन वो हुआ नहीं है। हम वापस उन लेवल से नीचे आए हैं। बट साथ ही साथ मैं ये कहूंगा कि जो कल की क्लोजिंग थी, उस क्लोजिंग के मुकाबले जो आज की ओपनिंग थी वो गैप अप थी और अभी तक जो मार्केट ने लोज लगाए हैं वो गैप फिल नहीं कर पाए हैं। तो मैं यही कहूंगा कि 23,200 जो कल की क्लोजिंग थी वो अभी हमें एज अ स्टॉप लॉस कंसीडर करना है।
और हम यहाँ पे अगर हमारे पास कोई लॉन्ग पोजीशन है तो हम 23,200 का स्टॉप लॉस रख के उसे कंटिन्यू कर सकते हैं। अगर किसी को काफी एग्रेसिव इस पर्टिकुलर मार्केट में ट्रेड लेना है तब भी मैं कहूंगा कि 23,200 के स्टॉप लॉस के साथ लॉन्ग पोजीशंस बनाई जा सकती है। लेकिन जो रियल ट्रेंड अगर इमर्ज होता है, ट्रेंड आई मीन टू से थोड़ी और शॉर्ट कवरिंग अगर आएगी मार्केट में, तो वो 23,400 के बाद ही हमें देखने मिल सकती है। ठीक है। ट्रेंड कंटिन्यूएशन यानी कि तेजी का ट्रेंड ये जारी रहेगा, इसका कंफर्मेशन आएगा 23,400 के ऊपर। फिलहाल आप 23,200 के स्टॉप लॉस से चाहे तो तेजी की पोजीशन बना सकते हैं। 10 बजे के बाद बाजार में एक रेंज में है, 23,000 के बेस पर भी अगर सिर्फ 50 अंकों की का दायरा हो तो क्या करेंगे। बहुत ही नैरो रेंज में आज बाजार ट्रेड करता हुआ आपको दिखाई देगा और इंडिया विक्स भी कोई ज्यादा आज संकेत दे नहीं रहा है, सपाट है। 15.25 के आसपास का विक्स है, हल्की सी तेजी हम विक्स में देख रहे हैं। इस बीच डीबी कॉर्प, ये कंपनी दैनिक भास्कर नाम से अखबार चलाती है, डीबी कॉर्प के नतीजे आ गए हैं और कंसो मुनाफा जो है, कंसोलिडेटेड मुनाफा 4.7% घटा है और आय की बात करें उसमें भी थोड़ा सा दबाव है, 643 करोड़ रुपए के आसपास की आय आई है। ये ईयर ऑन ईयर बेसिस पर ये आंकड़े हैं। एक बार नतीजों पर जरा व्यू ले लेते हैं। श्रीकांत जी, डीबी कॉर्प जरा चेक करके बताइए, चार्ट आपको कैसा लग रहा है इस शेयर का, क्योंकि नंबर्स कुछ खास नहीं दिख रहे हैं, ना तो बहुत डैमेजिंग है। हालांकि आज डे हाई से ये नीचे आकर शेयर कारोबार कर रहा है और लगातार गिरावट वाले ट्रेंड में भी है ये। बिल्कुल, तो देखिए अगर टेक्निकल पैटर्न को देखें तो यहाँ पे भी जो ओवरऑल फॉर्मेशन है वो यही इंडिकेट कर रहा है कि इसमें एक लोअर टॉप लोअर बॉटम की सीरीज भी एस्टैब्लिश हुई है। साथ ही साथ अगर आप देखें तो इसने अपने इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल्स को 320 के लेवल्स के करीब एक जो सपोर्ट था उसे काफी कॉन्फिडेंटली ब्रेक किया है। उसके बाद बड़े वॉल्यूम्स भी हुए हैं, तो हमें लगता है कि शायद इसमें और गिरावट जारी रहेगी और ये अपने प्रीवियस लोज के करीब आ सकता है जो तकरीबन 240 230 के करीब के हैं। तो उन लेवल्स के करीब काफी बढ़िया सपोर्ट है, उन लेवल्स के करीब कुछ कॉन्ट्रा कॉल भी लिया जा सकता है। लेकिन करंट लेवल से मैं कहूंगा कि इसमें अगर आपके पास अगर कोई लॉन्ग पोजीशन हो तो उसे कम किया जा सकता है। लॉन्ग की पोजीशन है तो कम किया जा सकता है। हमने देखा था कि जुलाई में 400 रुपए के आसपास ये शेयर गया था और उसके बाद से लगातार एक फॉलिंग जोन में ही डीबी कॉर्प के शेयर ने ट्रेड किया है। फिलहाल 1.5% के आसपास की गिरावट में आपको ये शेयर दिख रहा होगा, 265 रुपए के आसपास का भाव है। श्रीकांत जी, आपके शेयर्स कौन से हैं, क्या लॉन्ग करने की सलाह दे रहे हैं और मिड कैप वाले शेयर हैं या फिर लार्ज कैप लेके आए हैं? तो देखिए मुझे लगता है कि कुछ रेलवे स्टॉक्स में तेजी बनी है। मिड कैप स्टॉक्स ही मुझे लगता है कि एक या दो दिन तक परफॉर्म कर सकते हैं, क्योंकि जो मार्केट का मोमेंटम है वो अगर आप देखें तो अभी भी उतना स्ट्रांग नहीं है। तो काफी स्टॉक स्पेसिफिक व्यू बन रहा है, सामने बजट भी खड़ा है। तो इसी वजह से हमें लगता है कि डिफेंस रेलवे जैसे स्टॉक्स में जो हमेशा हमें तेजी देखने मिलती है, तो उनमें से किसी स्टॉक्स में हमें और मोमेंटम कंटिन्यू होते हुए नजर आ सकता है। आज के दिन में अगर आप देखें तो रेलवे स्टॉक्स में काफी बढ़िया वॉल्यूम हुए हैं और इसी वजह से हमें लगता है कि आरवीएनएल, रेल विकास निगम, आज उसमें एक स्पेसिफिक न्यूज फ्लो भी है। लेकिन अगर टेक्निकल फॉर्मेशन भी देखें तो हमें लगता है कि ये स्टॉक करंट लेवल से लॉन्ग खरीदा जा सकता है। यहाँ पे जो हमें स्टॉप लॉस रखना है वो हम 385 का रखेंगे, क्योंकि मार्केट काफी वॉलेटाइल है तो स्टॉप लॉस रखना जरूरी है। लेकिन साथ ही साथ मुझे लगता है कि अगर इसमें तेजी बनती है तो ये स्टॉक कम से कम 440 से लेकर 450 तक के लेवल्स दिखा सकता है। इसके अलावा मैं कहूंगा कि अगर किसी स्टॉक में ध्यान देना है तो शायद फार्मा स्टॉक्स में से बायोकॉन पे हम बिल्कुल अपनी एक खरीदारी कर सकते हैं, क्योंकि करंट लेवल्स पे अगर आप इस पर्टिकुलर स्टॉक के टेक्निकल पैटर्न को देखें तो एक अपने इंपॉर्टेंट लेवल्स को क्रॉस करने के कगार पे है। और अगर इस इन लेवल्स को अगर ये क्रॉस कर लेता है तो फिर यहाँ से जो नेक्स्ट लेवल बनेंगे वो 430 से लेकर 440 के बन रहे हैं, जहां पे इस पर्टिकुलर स्टॉक ने एक बेरिश गैप छोड़ा था। तो मुझे लगता है कि कुछ स्पेसिफिक पॉजिटिव डेवलपमेंट्स भी प्रीवियस वीक में इस पर्टिकुलर कंपनी के लिए आए थे। टेक्निकल पैटर्न्स, वॉल्यूम्स, डिलीवरी बेस्ड वॉल्यूम सभी ये इंडिकेट कर रहा है कि ये स्टॉक इन लेवल से एक बार 430 440 के लेवल्स दिखा सकता है। करंट लेवल से इसे लॉन्ग करें और अगर कोई स्टॉप लॉस रखना है पोजिशनल इन्वेस्टमेंट्स के लिए तो 378 का स्टॉप लॉस हम रख के चल सकते हैं। ठीक है। इरकॉन हो गया रेलवे में और बायोकॉन हो गया फार्मा में। बायोकॉन में लगातार हम अच्छी स्ट्रेंथ देख रहे हैं और जब से ये खबर आई है कि इनकी मलेशिया की जो बायोकॉन बायोलॉजिक्स की यूनिट है उसको यूएसएफडीए से VAI
वॉलंटरी एक्शन इंडिकेटेड, ये अच्छी रेटिंग होती है, अगर हम इसको फार्मा वाली भाषा में कहें तो। उसको क्लीन चिट मिली थी और उसके बाद से ही लगातार इसमें स्ट्रेंथ है और ब्रोकरेजेस के भी अपग्रेड आए हैं और आज 52 वीक हाइस पर जाकर ये शेयर कारोबार कर रहा है। 395 रुपये 60 पैसे का इसका हाई है, उसके आसपास ही है, लेकिन 440 रुपये के टारगेट के लिए आप इस शेयर को खरीद सकते हैं। तो दो तेजी के बढ़िया कॉल्स आपके लिए। जो शेयर, जिन शेयरों का जिक्र हमने शुरू में किया था, देखिए उस पर एक पे तो राय मिल ही गई, आरवीएनएल पर राय दे दी है श्रीकांत जी ने। पेटीएम पर एक व्यू चाहिए आपसे श्रीकांत जी, क्योंकि हमने 800 रुपये के आसपास के लेवल देखे और हम ये सवाल उठा रहे थे कि क्या ऊपर से 25% 30% गिरने के बाद जो न्यू एज वाली कंपनीज हैं उनमें क्या मौके हैं। लोअर लेवल से सपोर्ट आ गया और बढ़िया बाइंग अब तो हो रही है। एमके की अच्छी रिपोर्ट आई है। पेटीएम फिर से 900 रुपये के आसपास करीब करीब लोअर लेवल से देखेंगे तो 80-85 रुपये के आसपास से रिकवरी आ गई है पेटीएम में। आपकी क्या राय है इस पर? बिल्कुल, तो देखिए रिकवरी तो काफी अच्छी बनी है क्योंकि ये स्टॉक तकरीबन 780 790 के करीब था और इन लेवल से बढ़ते हुए वापस ये 900 के करीब आ चुका है। लेकिन साथ ही साथ मैं ये भी कहूंगा कि इस बार की जो इसमें गिरावट हमने देखी है वो काफी सीवियर थी। यानी 3 या 4 दिनों में ही ये स्टॉक 1000 से लेकर 800 रुपए तक आ गया था। तो मुझे लगता है कि ऐसे टेक्निकल फॉर्मेशन में स्टॉक हमेशा कंसोलिडेट होता है, थोड़ा और वक्त लेता है और इसी के बाद इसमें कुछ एक स्पेसिफिक पैटर्न बनता है। तो मैं यही कहूंगा कि अगर जिनके पास कोई लॉन्ग पोजीशंस हो, जिनके पास कोई इन्वेस्टमेंट्स हो, उन्हें मेरी राय ये रहेगी कि आप 950 900 से लेकर 950 के रेंज में अपनी पोजीशंस को थोड़ा कम करें और अगर ये स्टॉक वापस से 1050 के लेवल्स को क्रॉस करता है जो इसके प्रीवियस हाइज थे, तभी लगता है मुझे कि इसमें बड़ी तेजी बनेगी। तब तक मुझे लगता है कि ये स्टॉक कंसोलिडेट करते हुए नजर आएगा। तो हम कई बार 900 950 के लेवल देख सकते हैं और कई बार हमें लगता है कि ये 800 के करीब भी जा सकता है। तो करंट लेवल से तो मेरी राय यही है कि हायर लेवल्स पे आपके पोजीशंस को आप कम करें। हायर लेवल्स पर थोड़ी सी पोजीशन को आप लाइट कर सकते हैं। पेटीएम के शेयर इथेनॉल कीमतों को लेकर बड़ा ऐलान कर सकती है और ऐसी खबरें आ रही हैं कि बी हैवी मोलासिस से बने एथेनॉल में 2 रुपये प्रति लीटर की बढ़ोतरी संभव है। शुगर केन जूस से बने एथेनॉल के दाम 1.5 रुपये प्रति लीटर बढ़ सकते हैं और सी हैवी मोलासिस से बने एथेनॉल का इंसेंटिव रेगुलराइज हो सकता है। इंडस्ट्री काफ़ी समय से मांग कर रही थी एथेनॉल के प्राइसिंग बढ़ाने को लेकर और निश्चित तौर पर इससे कंपनीज के प्रॉफिटेबिलिटी में भी ठीक ठाक जंप आएगा। तो जरा समझते हैं कि अगर इस तर्ज पर जो हमारे पास खबर है वैसे अगर प्राइसेस बढ़ के आते हैं तो कितना बेनिफिट होगा। हमारे साथ इस पर खास बातचीत के लिए जुड़ गए हैं ऑल इंडिया शुगर ट्रेड एसोसिएशन के फाउंडर और चेयरमैन प्रफुल्ल विठलानी। प्रफुल्ल जी, बहुत शुक्रिया आपका समय देने के लिए। स्वागत है आपके 18 स्वदेश पर। प्रफुल्ल जी, जो खबर हमारे पास आई है कि 1.5 रुपये से लेकर 2 रुपये प्रति लीटर की बढ़ोतरी हो सकती है, कैबिनेट ऐसा डिसीजन ले सकती है, क्या यह पर्याप्त होगा? क्या इतनी ही डिमांड कर रही थी आपकी इंडस्ट्री? नहीं, ये पर्याप्त नहीं है। पहले तो 89 स्वदेश का धन्यवाद आहिस्ता को बुलाने के लिए। और जो शुगर सिरप जो है जूस से हमने मांगा था 10% की एक जंप, जो कि बाकी जो कॉर्न के जो इथेनॉल है उनको भी सेम प्राइस मिलती है, जबकि कॉर्न कुछ मात्रा में आयात की जाती है। इथेनॉल का हेतु ये है कि हमें जो हमारी डॉलर जो है उसका एक्सपेंडिचर कम हो, करेंसी को बचाने का है। तो शुगर केन एक ऐसी चीज है कि जिसमें कहीं पे इंपोर्ट नहीं है। अगर इंपोर्ट बिल कम करना है, उसमें अगर रॉ मटेरियल इंपोर्ट होता है और उसको 70 रुपया पर लीटर दिया जाता है और हमें सिर्फ 65 रुपया दिया जाता है, तो हमने उसके साथ मैच करने की 10% की डिमांड की थी। जो इंफॉर्मेशन आ रही है 2 या 3% वो इंक्रीमेंट दिया जाएगा। तो हमने आहिस्ता ने पेट्रोलियम मिनिस्टर को एक खत लिखा है जिसमें हमने मांग की है कि ये नए प्राइस जो है वो 1 नवंबर से लागू किए जाए, ताकि कुछ हमें कुछ मात्रा में एक बेनिफिट हो। हमारी प्रॉफिटेबिलिटी में तो कुछ खास बदलाव नहीं आएगा। 1-2-3% जो इथेनॉल के डिवीजन में है, जो टोटल शुगर इंडस्ट्री के रेवेन्यू 10 से 15% जितनी कैपेसिटी उसके ऊपर अवलंबन रहता है। हमारा जो इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट रहता है, इसमें हमें एक्सपेंडिचर में जो कॉस्ट रहती है ऑफ मनी, इंटरेस्ट कॉस्ट, उसमें कुछ एक बेनिफिट मिलेगा,
क्योंकि शुगर एक ऐसी चीज है कि जिसको हमें करीबन 11 महीने होल्ड करके रखना पड़ता है, जिसमें हमें जो कॉस्ट है, कॉस्ट ऑफ मनी, इंटरेस्ट कॉस्ट, वो काफी बड़ी रहती है। पर ये जो हम इथेनॉल बेचते हैं, तो इथेनॉल के अंदर ऐसा है कि एक तो बैड डेट जीरो, क्योंकि हमें पीएसयू को देना है। दूसरा, वो पैसा सिर्फ 7 दिन में आ जाते हैं, तो 7 या 10 दिन में पैसा आता है। तो ये कैश बैंक है हमारी, लिक्विडिटी के लिए काफी हमें मददगार रहती है। और जैसे कि सीजन के शुरुआत में ही केंद्र सरकार ने इंडस्ट्री का हाथ पकड़ा था और एक करीबन 3.5 से 4 मिलियन टन जो इथेनॉल शुगर केन से बनाने की परवानगी दे दी। इसकी वजह से आज इंडस्ट्री को काफी बेनिफिट ये रहता है कि हमारे जी। पास कैश फ्लो रहता है और शुगर के जैसा उसको होल्ड करने की जरूरत नहीं रहती है। जहां तक बी हेवी का सवाल है, वो भी कोई हाँ 3% या 4%, जी। 4 भी नहीं, 2.5-3% ही वो बढ़ा रहे हैं। तो इसमें भी कोई इतनी फर्क नहीं गिरती है। एक सी में प्रफुल्ल जी। ऐसा एक, हम्म। हाँ आप कुछ कह रहे थे? जी। हाँ, नहीं, नहीं, करेक्ट, सही कह रहे हैं। सर देखिए क्या है ना कि थोड़ा-सा ना ट्रिकी मामला होता है शुगर को लेकर। इसमें ना स्टेक होल्डर्स कई सारे हैं। एक इंडस्ट्री भी है, सरकार भी है, एंड कंज्यूमर है, किसान भी है। तो मेबी सरकार की सोच हो कि अगर हम ज़्यादा प्राइसेस बढ़ाते हैं तो शायद एथेनॉल प्रोडक्शन की तरफ ज़्यादा डाइवर्ट हो जाए। अच्छा, एक और मसला है, वो है शुगर एक्सपोर्ट का। और ऐसी चर्चाएं हो रही हैं, ऐसी डिमांड भी हो रही हैं, सरकार से गुजारिश की जा रही है कि शुगर एक्सपोर्ट में ढील दी जाए। अभी शुगर के प्रोडक्शन की अभी स्थिति क्या है? कितना बफर स्टॉक कितना है सर? ऐसा है कि शुगर का प्रोडक्शन सीजन रहती है नवंबर से लेके अप्रैल तक की, और नवंबर, दिसंबर और ये 15 दिन जनवरी, ये 2.5 महीने में कंटिन्यूअस डाउनफॉल दिखा गया है। और गवर्नमेंट के पास ज्यादा एक कॉन्फिडेंशियल और काफी कॉन्फिडेंस के नंबर्स रहते हैं, तो उस हिसाब से जो सरकार लेगी उनके साथ रहेंगे। पर हमें लगता है कि हमने रिक्वेस्ट की है कि इसको फरवरी के फर्स्ट वीक में और एक 15 दिन देख के बाद में डिसीजन लेंगे तो अच्छा होगा। पर जो भी डिसीजन हमारे डीएफपीडी के हमारे माननीय श्री संजीव चोपड़ा जी डिसीजन लेंगे, हम उनके साथ है। और उसके पहले एमएसपी का अगर डिसीजन हो जाता है तो वो जरूरी है। और एमएसपी क्या रहती है कि ये एमएसपी जो है, ये हमें ऑफ सीजन में जो एक्स्ट्रा सप्लाईज आती है, जिसके पास फंड नहीं रहता है, उससे प्रोटेक्ट करती है। और आज भी हम लोग 2, 2.5 से 3 रुपए तक बिलो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बेच रहे हैं, जबकि महाराष्ट्र में प्राइस है 35-50 एक्स मिल का। तो 37-38 का रेट हो तभी ब्रेक इवन होता है, उसके पहले ब्रेक इवन नहीं होता है। जो आपने कहा कि चीनी के दाम बढ़ जाएंगे तो ठीक है, प्रफुल्ल सर। लोग हाँ। इथेनॉल ज्यादा प्रोड्यूशन करेंगे, वैसा नहीं है। इथेनॉल कैश बैंक है, इथेनॉल तो वैसे भी पहले ही ज्यादा ही बनती है। ठीक है, ठीक है प्रफुल्ल सर, बहुत ही आपने ज़रूरी क्रूशियल अपडेट्स दिए और आउटलुक भी शेयर किया प्रोडक्शन को लेकर, इथेनॉल के लेकर। थैंक यू सो मच हमें समय देने के लिए और हमारे साथ जुड़ने के लिए। चलिए इसी के साथ इस शो को यहाँ पर समाप्त करने का समय भी हो गया है। श्रीकांत जी, आपका भी शुक्रिया कहेंगे आज जुड़ने के लिए और बढ़िया ट्रेड्स भी हमारे दर्शकों को सुझाने के लिए। फिलहाल इस शो में